नमस्कार, मैं निधि, लीड दिल्ली देख रहे हैं आप। आज मैं मौजूद हूं कुसुम तोमर जी के साथ, जो बाबरपुर की निगम पार्षद हैं बीजेपी पार्टी से। तो ये जो हालात हैं कोरोना के चक्कर में, जो मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है हमारा, सिर्फ हम अमेरिका को सिर्फ हमने एक स्थान से लीड दे रखी है उसको, क्योंकि हम भारत जो दूसरे नंबर पे आ गया है मृत्यु दर में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तोमर जी, जो कि निगम पार्षद हैं बाबरपुर से। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। 3 महीने से एक ही बात बता रही है कि आप मुंह पे मास्क लगा के रखिए, आप सोशल डिस्टेंस बना करके रखिए। तो कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा, अपना बचाव जनता को भी खुद करना पड़ेगा। मैम, ये जैसे हमारी जो पीपी किट हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, सरकार आगे दावे करती है कि इतने बन गए हैं, इतने बेड बन गए हैं, ये सब अरेंज हो गया, लेकिन फिर भी हम कई वीडियो हमारे फेसबुक पे वायरल होती है कि लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने भी देखा, लेकिन दिल्ली का ही देखा और किसी राज्य का तो मैंने नहीं देखा है। दिल्ली का ही देखा है ये नज़ारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी 1 महीने पहले कुछ और बयान देते हैं और आज जो स्थिति है वो कुछ और है। एक तरफ कहते हैं कि मैंने 1 लाख बेडों की तैयारी कर ली है और आज अभी 10-15 हज़ार ही पेशेंट हुए हैं, तो उसमें भी लोगों को घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। और जो पॉजिटिव आए उनके जो घर के लोग हैं उनके टेस्टिंग के लिए मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। और देखिए, क्योंकि ये आपदा एक साथ आई, एक चीज़ होती है कि कह के आती है कि भाई जैसे अब कोई तूफान आता है तो मौसम विभाग वाले पता लगा लेते हैं कि भाई तूफान आने वाला है, तो आसपास की बस्तियों को खाली करा लिया जाता है, मछुआरों को वापस बुला लिया जाता है। लेकिन ये जो बीमारी आई थी, ये वैश्विक बीमारी पूरे विश्व में जो आई, ये बिना बुलाए आई, बिना बताए आई। कोई भी किसी भी देश ने इसकी तैयारी नहीं की हुई थी, इसीलिए मृत्यु दर इसका ज़्यादा बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम इस पे काबू पा पाएंगे और जनता खुद भी इस बात को लेकर जागरूक हो जाएगी। मैम, ये जो कुछ नेता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये एक जो ह्यूमैनिटी है उसके नाते हम हेल्प करेंगे और राजनीति हम दूर रखेंगे। तो आप इस पर क्या बोलना चाहिए कि इस कोरोना में भी राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं? देखिए, राजनीति चल रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन आप ये देखिए, अभी दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि हमको फंड नहीं दिया। आप ये बताइए कि राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है और आपका महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फंड दिया गया ना वहाँ, तो दिल्ली को ही क्यों छोड़ा जाएगा जबकि सारे नेता दिल्ली में ही रहते हैं? ये पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली को फंड ना मिला हो। दूसरी बात, आप ये भी नोटिस कीजिए कि केजरीवाल जी टीवी पर आकर ये बात नहीं बोल रहे हैं कि केंद्र हमको मदद नहीं कर रहा है। उनके और नेता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी कहीं नहीं बोला उन्होंने। एक बार भी उन्होंने ये बोला कि केंद्र से हमको मदद मिल रही है। ये जो राशन बांटा गया है लोगों को, कच्चा राशन जो चावल गेहूं बांटे गए हैं, ये भी केंद्र के द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने उस पर भी राजनीति करने के लिए अपना बैनर लगा दिया कि हम लोग बांट रहे हैं। एमसीडी का स्कूल, एमसीडी के टीचर जो कि बीजेपी के ही हैं, एमसीडी बीजेपी है, तो आप ही लगा लीजिए कि राजनीति कौन कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस राजनीति से हटके हमको लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमको लोगों के मानवता के नाते हम लोगों को आगे आना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। ये मानवता ही है हमारी कि हम लोगों को राशन भी दे रहे हैं, हम लोगों को भोजन भी करा रहे हैं, हम लोगों को दवाई भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानवता ही है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, लगातार काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में लगातार राशन वितरित कर रहे हैं, लोगों को दवाई, लोगों को भोजन हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन और लोग जरूर राजनीति कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जिस राज्य में सब कुछ फ्री मिलेगा उसको छोड़ के कोई क्यों जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से इतने लोग छोड़कर जा चुके हैं। आप मुझे बताइए, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था उस टाइम भी केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 10 लाख लोगों का भोजन मिल रहा है। अब आप भी देख रहे हो, चैनल के माध्यम से देखा जा रहा है कि कितने लोग दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी 10 लाख लोगों का ही खाना बन रहा है। तो अब कौन से 10 लाख लोग भोजन कर रहे हैं? मैम, ये जो मजदूरों का पलायन है वो दिल्ली का ही नहीं, यूपी देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, हर जगह पलायन हो रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही ये जो हार्मफुल जो देखने को मिल रहा है इतना लोगों का दर्द। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपसे ये क्वेश्चन करूँ, या आप इधर की निगम पार्षद हैं, तो आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो मैं आपको, ये आपकी बात ठीक है कि मजदूर हर जगह से गए हैं, आपने मेरी बात नहीं समझी। जो मैं उस बात के लिए बोल रही हूँ कि केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हम 10 लाख लोगों का भोजन पर डे बनवा रहे हैं, लेकिन वो मजदूरों के लिए बनवा रहे थे। मजदूर तो बचे नहीं, तो अब किसका लिए भोजन 10 लाख का? आज भी 10 लाख का ही बन रहा है। और मैं निगम पार्षद होने के नाते मैं बराबर पिछले 3 महीनों से जो भी मेरे पास राशन के लिए आया उनको राशन भी दिया है। भोजन के लिए मैंने 1.5 महीने मैंने पर डे
2000 रोटी बांटी है, क्योंकि दिल्ली सरकार से दाल चावल दोनों समय लोग चावल का भोजन नहीं ले सकते हैं। मैंने 1.5 महीने लगातार अपने घर पर बनवाकर 1.5-2 हज़ार मैंने रोटियां बांटी हैं, सूखा राशन भी बांटा है। और सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन के बीच में जो देखने को हमको मिली कि जो बड़े मंदिरों के जो पुजारी होते हैं वो तो कहीं ना कहीं सक्षम भी होते हैं, या ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन पर बहुत ज़्यादा संकट आ गया राशन पानी का, क्योंकि वो लोग तो जो प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं पर ही डिपेंड थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये राशन का संकट आ गया। और हमने अपने वार्ड से ये शुरुआत की सबसे पहले कि हम अपने वार्ड के जितने भी हमारे पुजारी हैं हम उनको राशन, हम लोगों ने उनके मंदिर पर जाके, उनके घर जाके, उनको यहाँ पे मैंने नहीं बुलाया, मैंने खुद जाके वहाँ पर, मेरे वार्ड में 29 मंदिर पड़ते हैं, उसमें 29 मंदिरों में 1-2 छोड़ के जो थे सबल थे उनको छोड़ के हर मंदिर के पुजारी को मैंने राशन पहुँचाया, हर ज़रूरतमंद को मैंने राशन पहुंचाया। और आज भी वो चालू है कि जिसको भी ज़रूरत है उसको राशन वहाँ पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम जन सेवक हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम हम अपने वार्ड के लोगों को तो सुरक्षित कर सकें। सैनिटाइज भी कंटिन्यू हम पिछले 2-3 महीने से लगातार पर डे मैं खुद एक घर में जाकर के सैनिटाइज मैंने कराया है। चलिए, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, मैम से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, हमने जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी, हर एक मजदूर से बात करी, तो उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 20 लाख करोड़ कहाँ गए, आए भी आए कि नहीं आए, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये भी पता है कि सिर्फ जो सरकार है वो ट्विटर खेल रही है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही है, ट्विटर पे पोस्ट डाल रही है। उन तक उन गरीबों को सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग को सिर्फ हमारे घर छोड़ दिया जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कसम खा रहे कि उस शहर में वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो मुझे 20 लाख करोड़ का ये थोड़ा बताइए आप। देखिए, अगर वो किसी शहर की बात कर रहे हैं तो उसमें राज्य सरकार की विफलता है कि हम इस शहर में नहीं जाएंगे, हम इस शहर में नहीं जाएंगे। 20 करोड़ की ये बात है कि अभी उसका पूरा तरह से ग्राफ तैयार किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि केजरीवाल जी ने बोला कि एक ई कूपन बनेगा, उससे लोगों को राशन मिलेगा। अब आप ये बताइए, मजदूर ना तो उनको नेट चलाना आता है ना उनके पास वो वाला फोन। वही मेरा क्वेश्चन है कि 20 लाख करोड़ इस आपदा के समय में क्यों? क्योंकि जब तक मजदूरों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं, मजदूरों का नहीं। देखिए, उसमें क्या है कि जैसे आत्मनिर्भरता की जहां मोदी जी ने बात करी है कि आप एक लोन लेके एक छोटा सा लघु उद्योग अपना चलाते हैं, उसमें 4 लोगों का अपना काम देते हैं, उसी तरीके से एक छोटे छोटे लोगों का जो लघु उद्योग होगा, जो आत्मनिर्भरता आएगी, उसमें मजदूरों को मिलेगा। और आने वाले समय में आप ये देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको 1 दिन में या 2 दिन में लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मैम, लेकिन लोग तो मरते जा रहे हैं ना दिन प्रतिदिन। कितने मजदूर अपने घर पहुंचने से पहले 1 किलोमीटर पहले ही मर जा रहे हैं। तो 1-2 दिन की तो हम मजदूरी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको प्रतिदिन हेल्प की जाए। तो 20 लाख करोड़ का वो कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी अधिकारी भी अपने अपने घरों पे थे, कोई सरकारी कार्यालय नहीं खुला होता। क्योंकि देखिए, आप भी समझ सकते हैं इन बातों को कि जो भी चीजें होती है वो सरकारी कार्यालय द्वारा, सरकार के द्वारा तो होती है। जब वही बंद है तो फिर वो कैसे नीचे तक जाएंगी? अब वो लॉकडाउन खुला है, सरकारी ऑफिस खुले हुए हैं, सरकारी कर्मचारी अब ऑफिस में आने लगे हैं, धीरे वो लोगों तक जाने लगेगा। और उस बात का हमें बहुत खेद है कि हमारे मजदूर भाई जिनको पैदल चलना पड़ा, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ हमारी संवेदना है कहीं ना कहीं। और ये मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो 20 लाख करोड़ का जो मोदी जी ने पैकेज आत्मनिर्भरता के लिए निकाला है, वो जिन लोगों के निकाले है उनके पास तक 100% पहुँचेगा और जन जन तक पहुँचेगा। जी। तो मैम, आपको लगता है कि जो कोरोना के बाद जो देश की तस्वीरें होंगी काफ़ी अलग होंगी? लोग अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपना जो भी ध्यान है कोरोना से बचाव के लिए। आपको लगता है तस्वीरें कुछ अलग दिखेंगी अब कोरोना के? बिल्कुल। देखिए, तो 2-3 बातें कोरोना ने तो जरूर सिखा दी है, और ये पूरे विश्व में हुआ है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, इटली जैसा शहर, अमेरिका जैसा शहर, जो दुनिया की शक्ति है, वो हिल गया। तो भारत तो एक छोटा सा अभी विकासशील देश है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना 3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बेसिकली लोगों को सिखा करके गया है। मैं अभी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री का एक इंटरव्यू देख रही थी, वो बताई थी मेरे पास महंगे महंगे पर्स हैं, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि बुरे समय के लिए हमेशा बचत करके रखनी चाहिए, ये पहला एक सबक कोरोना ने दिया है। दूसरी बात ये कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी कोरोना ने दिया। तीसरी बात ये कि सिर्फ हम लोग ज़रूरत का सामान लाएँ, हम लोग शौक का सामान इकट्ठा ना करें, ज़रूरत का सामान इकट्ठा करें, क्योंकि समय आने पे ताकि हम किसी की उसको मदद कर सकें, तो कहीं ना कहीं आने वाला भारत बहुत मजबूत भारत बनेगा। और एक
विकासशील भारत बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भारत आगे बनेगा वो इतना आत्मनिर्भर बनेगा कि फिर भारत की टक्कर में कोई देश आ नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे रहती हूँ, मैं भी लोगों को देखती हूँ कि लोग किस तरीके से, आप ये देखिए जिस टाइम कच्छ में भूकंप आया था, आज फिर कच्छ को आप देखिए, आज कच्छ कहाँ खड़ा हुआ है, गुजरात कहाँ खड़ा हुआ है। उसी तरीके से इस बीमारी से लड़ने के बाद जो लोग निखर के आएंगे और मेहनत करके आएंगे और ये देखेंगे कि नहीं, ऐसी बीमारियाँ कभी भी आ सकती हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, उससे लड़ने के लिए और ज़्यादा मजबूत होंगे, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, सक्षम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, हमारे पास टाइम की, जैसे मैंने बताया था, कमी थी। ये जो मैम ने बताया कि ज़रूरत का सामान रखिए, शौक का सामान मत रखिए, और काफ़ी चीज़ें हमें आज इनसे जानने को मिली है। तो ये खबर यहीं तक। मैं निधि सिंह आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लीड दिल्ली।